हमारी इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें हमने प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न के जो मेथड डिस्कस किए थे उनमें से 3 मेथड में से हम 2 मेथड को डिस्कस कर चुके थे। एक हमने मैकेनिकल मेथड पर बात कर ली थी और दूसरा हमारा जो केमिकल मेथड था हम उस केमिकल मेथड पर बात कर चुके थे। थर्ड जो है वो है इलेक्ट्रिक फ्यूज़न मेथड या इलेक्ट्रिक मेथड। इलेक्ट्रिक फ्यूज़न मेथड में जब हम प्रोटोप्लास्ट का फ्यूज़न कराते हैं तो उस फ्यूज़न को कराने के लिए हम करंट सप्लाई करते हैं, एक धारा का प्रवाह करवाते हैं। तो ये जो धारा प्रवाहित होती है इस करंट के सप्लाई होने के कारण जो हमारे प्रोटोप्लास्ट सेल है उन पर चार्ज आ जाता है और वो चार्ज के कारण वो दोनों एक दूसरे में से टकराती हैं और टकराने के कारण उनका प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़ हो जाता है। इस फ्यूज़न के मेथड को करने के लिए एक मॉडल तैयार किया गया था जिसे हम ज़िमरमैन का इलेक्ट्रिक फ्यूज़न या इलेक्ट्रिक इम्पल्स मॉडल कहते हैं। इसको ज़िमरमैन ने 1982 में बनाया था, जिसमें नीचे की तरफ एक सपोर्टिव प्लेट्स होती है, दोनों तरफ कुछ ये स्टैंड्स हैं जिनके बीच में हमें जिन 2 स्पीशीज़ के बीच का प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़ करना है उसे हम इस चैम्बर में फिल करते हैं। ये जो रेड कलर का चैम्बर दिख रहा है इस चैम्बर में हम फिक्स करते हैं। इस चैम्बर को हम बोलते हैं माइक्रो चैम्बर, जिसमें हम वो 2 डिफरेंट स्पीशीज़ जिनके बीच का प्रोटोप्लास्ट हमें फ्यूज़ कराना है उनको फिल किया जाता है इस चैम्बर में। इसके साथ इसे हम एक प्लेटिनम वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट के जो हमारा सप्लाई जिससे होगा उससे कनेक्ट कर देते हैं। जब ये कनेक्शन इसमें किया जाता है तो इसमें एक करंट का फ्लो करवाया जाता है, एक धारा का प्रवाह होता है। उसके अंदर जो करंट पास किया जाता है वो है 0.5 से लेकर के 1.5 मेगाहर्ट्ज़ तक हम जो एसी करंट है वो सप्लाई करते हैं। जो हमारा एसी करंट होता है वो सप्लाई होने के कारण ये जितने प्रोटोप्लास्ट की सेल है उन पर चार्ज हो जाएगा और वो चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रोफोरेसिस के मेथड के कारण वो चार्ज होंगे और चार्ज होने पर ये कहाँ मूव करेंगे, ये जो प्रोटोप्लास्ट की सेल्स हैं ये मिनिमम चार्जेस से मैक्सिमम चार्ज की तरफ मूव करती हैं। तो जहाँ पर कम आवेश होगा वहाँ से ये कहाँ जाएंगी, ये जहाँ पर चार्ज ज़्यादा होगा, जहाँ आवेश ज़्यादा होगा ये वहाँ तेज़ी से जाते हैं। तो जब ये इस तरीके से करंट फ्लो होने के कारण इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस होती है तो इसमें जब 2 प्रोटोप्लास्ट सेल के पोर्स, जैसे मान लीजिए कि ये है प्रोटोप्लास्ट 1 का पोर और ये है सेकंड पोर, तो जब ये दोनों आपस में एक दूसरे से ये पोर्स के एरिया आमने सामने आते हैं तब ये एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज्ड होकर के यहाँ पर फ्यूज़न की प्रोसेस को करते हैं। तो जब 2 प्रोटोप्लास्ट की सेल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है वो भी पोर्स एरिया से, तो इसका प्रोटोप्लास्ट और इसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो कैरियोकेमी और प्लाज्मोकेमी की प्रोसेस से यहाँ पर फ्यूज़न हो जाता है और फ्यूज़न के कारण यहाँ पे कंप्लीट प्रोटोप्लास्ट सेल का फ्यूज हो जाती है। तो ये कहलाता है हमारा ज़िमरमैन का मेथड। इसके साथ ही यहाँ पर हमें एक चीज़ का कि जो हम करंट पास कर रहे हैं वो इतनी फ्रीक्वेंसी का तो होना चाहिए, साथ में धीरे धीरे कभी इसकी बीट को हाई किया जाता है कभी कम किया जाता है। तो 103 वोल्ट जो है इतना करंट हमें एक ही डायरेक्शन में इसका फ्लो करवाना पड़ता है ताकि ये जो प्रोटोप्लास्ट सेल है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये पोरस हो जाए, ये छिद्रित हो जाए। क्योंकि अगर इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपको पता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, कुछ सेलेक्टिव पार्टिकल्स को ही अपने अंदर आने जाने देती है, इसीलिए इसको पोरस करने के लिए, इसको छिद्रित करने के लिए हमें इतना करंट जो है वो सप्लाई करना पड़ता है। देन हम इतनी फ्रीक्वेंसी का करंट इस पर सप्लाई करती है ताकि इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस हो सके। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस होगा, चार्ज सप्लाई किया जिसके कारण जो प्रोटोप्लास्ट सेल है वो उन पर चार्ज आ जाएगा और वो मिनिमम चार्जेस से मैक्सिमम चार्जेस की ओर मूव कर जाएंगी। वहाँ पर जब ये स्पीड से प्रोसेस होगा, करंट हम बार बार बढ़ाएंगे तो उसके कारण से जो भी 2 प्रोटोप्लास्ट की सेल है जिनके पोर्स जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हैं, पैरेलली अरेंज्ड है, उनका प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़ हो जाता है। जब प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़ होगा तो एक हेट्रोकैरियन टाइप के
जो हमारा सेल है उसका फॉर्मेशन होगा। देन हम उसको निकाल करके कल्चर मीडिया पर ग्रोथ करवाते हैं और ग्रोथ करवाने के बाद में हम उससे कंप्लीट प्लांटलेट का डेवलपमेंट करवा लेते हैं। तो ये कहलाता है हमारा प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न में इलेक्ट्रिक मेथड। ये इलेक्ट्रिक मेथड कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सिलेक्शन एंड कल्चर ऑफ फ्यूज प्रोटोप्लास्ट। जो भी हमारा फ्यूज प्रोटोप्लास्ट है उसको हम किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं और उसके साथ में उसका कल्चर हम किस तरीके से करवाते हैं। यानी कुल मिलाकर के हम बात कर रहे हैं कि जो हाइब्रिड होता है वो हाइब्रिड हमारे लिए क्यों यूज़फुल होता है, इस बारे में हम इस पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम एक हाइब्रिड का फॉर्मेशन करवा रहे हैं, प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ करा रहे हैं, तो जब तक हाइब्रिड फॉर्म नहीं होता है तो इस सिंगल्स में ये कैपेसिटी नहीं होती है कि ये विदाउट ग्रोथ हार्मोन ये प्लांटलेट में बदल जाएं या ये एक कंप्लीट सेल का डेवलपमेंट कर लें। जैसे यहाँ पर एग्जांपल की फॉर्म में टबैको जो है निकोटियाना ग्लेविका और निकोटियाना लैंग्सडोर्फी जो है, ये लैंग्सडोर्फी, ये दो स्पीशीज़ टबैको की ली हुई है निकोटियाना के नाम से। जब हम इनको एक तरीके का मीडियम, ये किस तरीके का मीडियम है, ये है ऑक्सीन फ्री मीडियम जिसमें हमने ऑक्सीन को ऐड नहीं किया है। तो अगर सिंपल यहाँ से निकोटियाना ग्लेविका की जो हम प्रोटोप्लास्ट सेपरेट करते हैं उस प्रोटोप्लास्ट को अगर हम इस तरीके के विदाउट ग्रोथ हार्मोन जिसमें ऑक्सीन ऐड नहीं है वाले कल्चर मीडिया पर ट्रांसफ़र करें तो यहाँ पर ये स्पीशीज़ जो निकोटियाना की है, यहाँ इसका प्रोटोप्लास्ट वाली सेल जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगी, वो वहीं डेड हो जाएगी, यहीं रुक जाएगी। इसी तरीके से निकोटियाना लैंग्सडोर्फी जो है, यहाँ पर अगर हम सेम वही ऑक्सीन फ्री मीडियम में से ट्रांसफ़र करें तो इस सेल की भी ग्रोथ नहीं हो पाती है और ये भी वहीं पर डैमेज हो जाएगी। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में निकोटियाना ग्लेविका और निकोटियाना लैंग्सडोर्फी जो है, इन दोनों के बीच में फ्यूज़न करवाया जाए तो फ्यूज़न कराने के कारण हमारे पास में एक हेट्रोकैरियन, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियाई भी फ्यूज़ होंगे और प्रोटोप्लाज्म भी फ्यूज़ होंगे, जिससे हमारे पास में एक हेट्रोकैरियन स्ट्रक्चर बनेगी जिसमें दोनों स्पीशीज़ के कैरेक्टर होंगे, एक हाइब्रिड फॉर्म होगा। और ये हाइब्रिड जो है ये अपने आप ही ऑक्सीन का सिंथेसिस कर लेता है, ऑक्सीन का फॉर्मेशन करता है स्मॉल अमाउंट में। इस ऑक्सीन के कारण ही ये जो दोनों स्पीशीज़ के ये सेल है हाइब्रिड सेल, ये ऑक्सीन फ्री मीडियम के बिना भी यहाँ पर ग्रो कर जाती है। तो ये एक प्रैक्टिकल हमें ये बताता है कि विदाउट ग्रोथ हार्मोन जो है सेल की ग्रोथ नहीं होती है, और अगर वो हेट्रोकैरियन का केस होगा जिसमें एक हाइब्रिड फॉर्म हुआ होगा तो वो आगे ग्रो कर जाएंगे, हम ग्रोथ मीडिया हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेचुरल प्रोसेस में तो ये नहीं होगा, लेकिन आर्टिफिशियल प्रोसेस से हम विदाउट ग्रोथ हार्मोन भी एक कंप्लीट सेल का डेवलपमेंट करवा सकते हैं या उसका कल्चरिंग करवा सकते हैं। इसे कहते हैं सुपीरियरिटी ऑफ सोमेटिक हाइब्रिड। तो इसके अंदर ये कैपेसिटी होती है, इसमें ये टेंडेंसी होती है कि अगर ये फ्यूज्ड हो गया है तो ये आगे ग्रोथ कर जाएगा, और विदाउट फ्यूज़न इन दोनों ही कंडीशन में दोनों ही सेल जो है वो आगे कल्चर मीडिया पर आगे ग्रोथ नहीं कर सकती हैं। इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइब्रिड। आपने दो वर्ड सुने, एक है हाइब्रिड और एक है साइब्रिड। इसमें मैं एक जनरल डिफरेंस बता देती हूँ कि हाइब्रिड और साइब्रिड में क्या डिफरेंस है। हाइब्रिड जो केस होता है हमारा, उसमें हमारा न्यूक्लियाई भी फ्यूज़ होता है, यानी जो हमारा कैरियोसिस है वो कैरियोसिस की प्रोसेस भी होती है, कैरियोगेमी का प्रोसेस होता है, और दूसरा प्लाज्मोगेमी का प्रोसेस भी होता है। तो जब प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी दोनों की प्रोसेस होती है तो जो हमारे पास ब्रीड आती है उसे हम कहते हैं हाइब्रिड। और अगर केवल साइब्रिड है, इट मीन्स यहाँ पर न्यूक्लियाई का फ्यूज़न नहीं हुआ है, न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं होता है, केवल और केवल साइटोप्लाज्म अगर फ्यूज़ है तो उस कंडीशन पर जो बनेगा हाइब्रिड उसे हम कहेंगे साइब्रिड। जैसे यहाँ पर हमने एक स्पीशीज़ ए प्रोटोप्लास्ट लिया है और दूसरे में बी
टाइप का लिया है। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इस पार्ट में न्यूक्लियस एब्सेंट है। हम इन दोनों के बीच में फ्यूज़न की प्रोसेस करवा रहे हैं, इन दोनों को क्रॉस करवाना है। न्यूक्लियस है, ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो एक कंप्लीट प्रोटोप्लास्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर सिर्फ साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो केवल और केवल साइटोप्लाज्म ही फ्यूज़ होता है, न्यूक्लियाई फ्यूज़ नहीं होते हैं। यहाँ पर साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हुआ है और साइटोप्लाज्म के फ्यूज़ होने के कारण एक तो मैटरनल न्यूक्लियस है जो कि हमारे पेरेंट ए का है और सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है जो कि ए और बी दोनों के हैं। उसके साथ ही ये जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगी इसे हम साइब्रिड कहते हैं। इसी के साथ में अगर हम ये बात करें कि ये जो हाइब्रिड और साइब्रिड का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें अगर हम डिफरेंस हैं कि मान लीजिए हमारी ए पेरेंट सेल है, ये इसका न्यूक्लियाई है और ये इसका साइटोप्लाज्म, उसके साथ ही ये हमारा बी सेल है जिसके अंदर, अब इसको डिफरेंस करने के लिए यहाँ पर हम क्रॉस क्रॉस का निशान और यहाँ पर हम इस तरीके से चेक्स का बना देते हैं। देन ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये ए पार्ट है और ये बी पार्ट है। इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग करवाई है तो केवल और केवल अगर साइटोप्लाज्म ही फ्यूज्ड होता है तो इस कंडीशन में ये न्यूक्लियाई फ्यूज़ नहीं हुआ है क्योंकि ये बी का न्यूक्लियस है और ये ए का न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियाई फ्यूज़ नहीं हुआ है और केवल साइटोप्लाज्म ही फ्यूज़ हुआ है, तो इस कंडीशन पर जो बनेगा उसे हम कहेंगे साइब्रिड। ये एज इट इज़ ऐसा ही बनेगा, दोनों न्यूक्लियाई एज इट इज़ रहेंगे और उसके अंदर केवल साइटोप्लाज्म ही फ्यूज़ होगा, न्यूक्लियाई फ्यूज़ नहीं होगा। तो ये जो बनेगा इसे हम क्या कहेंगे, साइब्रिड। इसके साथ ही अगर दोनों में न्यूक्लियाई भी फ्यूज़ हो जाए तो न्यूक्लियाई के फ्यूज़ होने पर इस कंडीशन पर देखिए ये न्यूक्लियाई फ्यूज़ हुआ है, न्यूक्लियाई के फ्यूज़न के कारण किसका फॉर्मेशन होगा, हाइब्रिड का, ये बन जाएगा और उसके साथ ही साइटोप्लाज्म में फ्यूज़ हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइब्रिड फॉर्म। तो ये हाइब्रिड फॉर्म है और ये है साइब्रिड फॉर्म। इन दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि यहाँ पर जो हेट्रोकैरियन का फॉर्मेशन होगा, ये क्या बन रहा है, ये हेट्रोकैरियन, दो डिफरेंट न्यूक्लियाई का साथ में एक स्पेशल स्ट्रक्चर। तो इस केस में साइब्रिड भी बनेगा और हाइब्रिड का फॉर्मेशन भी होगा। ये नेचुरल प्रोसेस में पॉसिबल नहीं होता है, इसको हम आर्टिफिशियल मेथड से इसके आर्टिफिशियल मेथड से करवा करके कुछ डिफरेंट स्पीशीज़ का एक हाइब्रिड फॉर्म लेकर के आते हैं जिसमें डिफरेंट वैरायटीज़ हो और उसके अंदर डिफरेंट टॉलरेंस कैपेसिटी हो, इसीलिए इनका फॉर्मेशन हम करवाते हैं। इसके साथ ही कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि स्टेराइल होते हैं, तो अगर स्टेराइल फॉर्म इस पर आ रही होगी तो हम उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं किसी और फर्टाइल सेल के साथ फ्यूज्ड करवा करके क्योंकि ये एक तरीके के ट्रांसजेनिक ही होते हैं जिसमें दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को यूज़ करके, दो डिफरेंट जीनोटाइप्स को यूज़ करके हम हाइब्रिड का फॉर्मेशन करवाते हैं। तो ये है हमारा साइब्रिड और हाइब्रिड का फॉर्मेशन। इसके बाद है क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।